जय हिंद। चलिए समझते हैं गलवान घाटी की अभी वर्तमान स्थिति क्या है और नेपाल में ओली सरकार कैसे गिरने वाली है और चाइना ने कब भूटान पर दावा कर दिया। उधर चाइनीज जहाज ताइवान के एयर स्पेस को क्रॉस करके उसके एरिया में घुस गए। फ्रांस ने भारत के लिए कौन से स्पेशल बम को भेजा है जो S-400 से मुकाबला कर सकते हैं। देखिए जो गलवान घाटी है तो गलवान घाटी में ये रेड वाला एरिया है। चाइना इस एरिया को अपना LAC मानता था। अब चाइना क्या किया, यहाँ से क्रॉस करके 423 मीटर अंदर घुस गया है और यहीं से इंडिया के एरिया चालू होता है और यहाँ पर उसने 2 टेंट लगा दिए हैं। अब ये टेंट लगा दिए हैं तो वो तो क्रॉस करके आया। अब ना इंडिया पीछे हटने को तैयार है और ना ही चाइना। चाइना कह रहा है कि आप यहाँ पेट्रोलिंग करने नहीं आएंगे तभी हम हटेंगे। अब इंडिया का कहना है पहले आप हटिए उसके बाद ही अब कोई बातों को डिसाइड करेंगे। अभी दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन भारतीयों को यहाँ एक चीज का चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि चाइनीज वहां पर हमले करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो समझौते को नहीं मान रहे हैं और वो इंसानियत को भी पार कर दे रहे हैं, जबकि वहां पे पहले से समझौता है कि हमें एक दूसरे पर हमला नहीं करना है। तो इस सब को देखते हुए चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार ने अपने सैनिकों को एक स्पेशल नाइफ मंगाया है, चाकू, जिसमें कई तरह के चाकू रहेंगे और इनको अपने साथ रखना है। ये एक तरह का छोटा हथियार उनके लिए साबित होगा। साथ ही यहाँ जो मौसम की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इस गर्मी के दिन में भी वहाँ टेम्परेचर लगभग 0 के पास है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रहा है तो और वहाँ की नदियाँ एकदम ठंडी हैं, जिसमें डूबने से हालत गंभीर हो सकती है ठंड की वजह से। इसलिए भारत सरकार इनके लिए एक वाटरप्रूफ कपड़े मंगा रही है। ये बाहर से तो नॉर्मल कपड़े की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये हीट प्रूफ और वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे उनको वहाँ ड्यूटी करने में सहूलियत होगी। साथ ही उन्हें वाटरप्रूफ जूते दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। फ्रांस ने भारत को स्पाई बम प्रोवाइड कर दिया है। ये बम इतने घातक होते हैं, ये S-400 मिसाइल रेंज के लिए ही बनाए गए हैं। एक्चुअली जहां जहाज नहीं जा सकती उसे पता है कि आगे हमको सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 मार देगी, तो ये उसके रेंज में जाने से पहले ही क्या करते हैं, इस बम को गिरा देते हैं। ये बम रात में भी कर सकता है काम, दिन में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। ये जहाज से नहीं बल्कि सैटेलाइट से क्या रहता है, टच में रहता है। इसके पास अपने विंग्स होते हैं, ये दाहिने बाएं मुड़ सकता है, पूरी तरह से सैटेलाइट द्वारा गाइड किया जा सकता है। इसे जहाज के विंग्स में लगाकर छोड़ दिए जाते हैं और ये दुश्मन के एरिया में जाके हमला कर देता है। ये डबल लेयर होता है। अगर दुश्मन किसी मकान या मजबूत बंकर में है तो इसका पहला लेयर उस बंकर को तोड़ के अंदर जाता है, उसके बाद ये ब्लास्ट करता है। तो ये पहाड़ी एरिया के लिए एकदम बढ़िया बम है। ये दुश्मन को मारने के लिए एकदम सटीक है। दूर जहाज से ही छोड़ दीजिए, ये उड़ता हुआ वहां पे चला जाएगा और इतना छोटा होता है कि इसके रडार में फिगर भी नहीं आएगा। ये रडार में भी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरिसा पार्ले ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर भारत के वीर गति को प्राप्त 20 सिपाहियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि फ्रांस भारत के हर विकट परिस्थिति में साथ है। भारतीय सेना का साथ फ्रांसीसी सेना हर स्थिति में देगी। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फ्रांस ने कहा है कि उसे युद्ध की स्थिति में जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के हथियार की, उसकी सप्लाई फ्रांस द्वारा नहीं रोकी जाएगी। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह से भारत में संसद होता है जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, वैसे ही अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया गया है कि जिस तरह से अमेरिका अपने सहयोगियों को, जिस तरह से फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसे घातक हथियार और एयरक्राफ्ट देता है, क्या हम भारत को नहीं दे सकते हैं? तो इस प्रस्ताव द्वारा भारत को F-22 जैसे स्टील्थ विमान और F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के उन्नत जहाजों को हमें मिल सकता है। ये अब तक आजमाया गया सबसे घातक एयरक्राफ्ट है। ये कई लड़ाइयों में भाग ले चुका है और F-35 इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसको चलने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल यानी एकदम ऊपर उड़ सकता है और यहीं से टेक ऑफ कर सकता है और साथ ही वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। अतः अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत को इतने जैसे घातक हथियार मिल जाएंगे। अब चाइना तुम लद्दाख में एयरपोर्ट बनाओ, चाहे तिब्बत में तुम एयरपोर्ट खोलो, जितना मन, ये कहीं उतर जाएगा। खेत में से उड़ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह वहीं से जा सकता है। ताइवान चीन का विरोध खुलकर अब करने लगा है। ताइवान को दबाने के लिए, ताइवान के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए यहाँ से चाइनीज एयरफोर्स ताइवान के एरिया में घुस गई। तो इसको देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिकी एयरफोर्स भी इसके काउंटर के लिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। बाद में यहाँ से चाइना को पीछे हटना
पड़ा। अतः चाइना के पास अभी टेंशन इधर भी बहुत ज्यादा है ताइवान के साथ, और इधर जापान के साथ हालिया द्वीप को लेकर हो गया, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। इसलिए चाइना जो है अभी ये दो एरिया में घिरते जा रहा है, एक इधर लद्दाख में और दूसरे इधर ताइवान के एरिया में। ताइवान जो है वो चाइना का विश्व मंच पर खुलकर विरोध करने लगा है। भारत को भी ताइवान का खुलकर साथ देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। चीन की ताकत का अंदाजा आप नाइजीरिया से आराम से लगा सकते हैं। अफ्रीका का देश एक नाइजीरिया, यहाँ एक आतंकवादी संगठन बहुत ही सक्रिय है, बोको हरम आप नाम सुने होंगे। तो नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए ड्रोन खरीदा था चाइना से। ये ड्रोन जो है हमलावर ड्रोन है। ये ड्रोन जब नाइजीरिया में गए थे तो ये ड्रोन वहाँ पर जाके कई जगह क्रैश होने लगे। नाइजीरिया की आर्मी ने कहा है कि भाई ये ड्रोन जो है, ये चाइनीज ड्रोन किसी काम के नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। चाइना इसी के बदौलत डराता है कि भैया हमारे पास ड्रोन है, जहाज है, आपके ड्रोन की पोल पूरी दुनिया खोल रही है। देखिए पाकिस्तान का जो इधर का सबसे बड़ा राज्य है ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता है। और एक्चुअली जो है पाकिस्तान यहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार करता है, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पूरी तरह से अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग हैं वो चाइना का भी विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है सीपी सड़क जो है वो ग्वादर बंदरगाह से आके मिलती है, इसलिए चाइनीज आर्मी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये बलूचिस्तान वाले जो हैं ये अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी एक आर्मी बनाई है, रेबल्स आर्मी, जिसे कहते हैं BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, कराची जो शहर है यहाँ पर है कराची, यहाँ पर ये सिंध प्रांत की राजधानी है कराची, तो ये जस्ट बलूचिस्तान से सटा हुआ है। ये कराची पर हमला कर दिया। अब कराची पे हमला करने से वहाँ कई से मासूम लोग भी मारे गए। हालांकि इस तरह के हमले किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं हैं। कोई भी आतंकवादी हमला करता है तो मासूम लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को भी हमला करना है या कोई भी चीज़ करना है तो एक होती चाहिए कि दोनों ओर से फोर्स होता है। पता चला इधर से बम मार दिए, वहाँ कोई मासूम लोग मर गए, तो ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। इसमें कई सारे निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। हद तो तब हो गई जब ये इमरान खान बोलते हैं कि इस हमले का जिम्मेदार भारत है। और ये इनका स्टेटमेंट तब आया जब BLA के विद्रोहियों ने ये स्वीकार कर लिया कि ये बलूचिस्तान की ओर से किया गया हमला है। जब तक आप बलूचिस्तान को स्वतंत्र नहीं करेंगे तब तक ही हम आप पे हमला करते रहेंगे। बताइए भाई साहब को कौन समझाएगा? अभी भाई 3-4 शादी किए ही हैं, 1-2 और कर लीजिए। काहे आप देश के मामले में पड़ते हैं? आपके बस का नहीं है, आप आराम कीजिए, शादी ब्याह कीजिए। खामखा में देश में चक्कर में पड़ गए। इनको कौन समझाएगा? यहाँ पे भारत ने इनका विरोध किया कि आप ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं। पूरे विश्व में इनका थू हो गया कि भैया जब आपकी खुद की BLA ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमला उसका है तो आप भारत पे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भारत ने किया। और हमको मारना होगा तो हम सीना पे मारेंगे। हम वैसे इंसान हैं हिंदुस्तान वाले जो सीने पर गोली मारते हैं और सीने पर गोली खाना चाहते हैं। पीठ पर गोली मारना तो हमने सीखा ही नहीं। अगर मारे रहते तो अब तक आप नक्शा से गायब हो गए रहते। देखिए पाकिस्तान जो है ना, इसका नक्शा किसके तरह मैच कर रहा है आप देख रहे हैं, असर भी थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। तो अब पाकिस्तान जो है ना हर चीज चाइना की मदद से करता है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में चाइना की मदद से बच्चे भी पैदा किए जाएंगे, वहां चाइनीज प्रोडक्ट होंगे सब कुछ दिन में। पाकिस्तान ने चाइना का सपोर्ट करने के लिए POK वाले एरिया में 20,000 पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है ताकि भारत पर इसका दबाव बनाया जा सके। तो इससे भारत पर क्या दबाव बनेगा भाई? हम लोग को तो पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि चाइना से अगर हम लोग का कुछ होता है तो पाकिस्तान उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ही। तो ये एक मनोवैज्ञानिक भारत पे दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इन लोग से तो लड़ने का बहुत पुराना अनुभव हम लोग को एक बार और देखेगा आदमी। चीन की एक और करतूत सामने आई है जब चीन ने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज की मीटिंग में एक अजीब विवादास्पद बयान दिया। एक्चुअली ये एक मीटिंग है, इसमें 183 देशों ने भाग लिया। ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअल मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जा रहा है। इसमें वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उसको ये लोग फंडिंग करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। ये अलग टॉपिक है, हम आपको पढ़ा देंगे, क्लास में बताए भी थे हम आपको। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर क्या होता है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जीवमंडल रिजर्व हम लोग कहते हैं। इसमें अंतर हम क्लास में बताए थे, फिर किसी वीडियो में हम आपको अंतर समझा देंगे। तो ये लोग ऐसे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए रियो समझौता, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, उसके तहत उसे फंडिंग करते हैं। तो ये लोग भूटान, जैसे यहाँ देखिए आपको ये भूटान दिखेगा, भूटान की
की बाउंड्री ऊपर की ओर चाइना से लगती है, जबकि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो भूटान का एक जीवमंडल रिजर्व है जिसका नाम है साक्टेंग जीवमंडल रिजर्व। तो साक्टेंग के लिए ये लोग फंडिंग कर रहे थे, तो चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। चाइना कह रहा है कि नहीं, ये साक्टेंग जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित क्षेत्र है चाइना और भूटान के बीच में। अब आप बताइए, चाइना यहाँ पर है, ये है चाइना, और यहाँ से यहाँ तक तो ये इंडिया है। अब ये साक्टेंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के बीच में है, चाइना से तो इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसका बकलोलई देखिए यहाँ पर। अब आप बताइए ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे देश के जो राजनेता है ना, इनकी गलती है। देखिए, चाइना ने तिब्बत को तो कब्जा कर ही लिया और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये तिब्बत का ही दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी तिब्बत है। तो अतः दक्षिणी तिब्बत पर चाइना अपना अधिकार जताता है और उसी नाते ये कह रहा है कि ये वाला भी एरिया मेरा है। हमारे देश के राजनेता कभी भी इसका खुलकर विरोध ही नहीं किए। भैया सिंपल सी बात है, मोदी जी एक दिन में चाहे नोट बदल गया कि नहीं बदल गया, लॉकडाउन लागू हो गया कि नहीं हो गया, एक बार में हर चीज लागू हो जाता है। संसद में सीधी सी प्रस्ताव रखिए। भैया इंडिया की एक पॉलिसी है कि जिन देश के साथ भारत का सीमा विवाद है, हम उनसे कोई भी तरह का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब WTO कहता है कि भाई आप व्यापार कीजिए, तो WTO क्या हमारे संसद से ऊंचा है? भैया आप हमसे सीमा विवाद मत रखिए, हम आपसे व्यापार करेंगे, सब का सब लोग ठीक हो जाएंगे। इधर पाकिस्तान का व्यापार अटक जाएगा, ससुरा भूखे मर जाएगा वहां से व्यापार नहीं करेंगे तो। और उसके बाद चाइना भी सुधर जाएंगे, जो नेपाल फंड उठा रहे हैं इनका भी मूल्य कुछ आ जाएगा। तो सरकार को एक इनिशिएटिव लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं लोग, सबसे बड़ा सॉफ्ट नीति अपनाते हैं। कभी भी सॉफ्ट नीति नहीं अपनानी चाहिए। ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव। अब नहीं तो उसी का तो नतीजा है। देखिए, तिब्बत कब्जा किया, उसका दक्षिणी तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है, उस हिसाब से कर रहा है कि साक्टेंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। सीधा कहिए कि भाई भारत में कोई भी चाइनीज आएगा या कोई भी कंपनी आएगी या कोई भी नेता आएगा, उसे ये मानना पड़ेगा वन इंडिया पॉलिसी की पूरा कश्मीर भारत का है और पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का है। नहीं मानते हैं तो आप जाइए भैया, हमारे देश में ऑलरेडी 130 करोड़ लोग हैं, हम अपने से खुश हैं, नहीं जरूरत है किसी से व्यापार करने की। तो भारत ने इसका खुलकर विरोध किया है। हालांकि भूटान ने भी अपना संदेश भिजवा दिया है चाइना में कि यह पूरी तरह से उसका एरिया है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना यह खराब चीज है। और उस मीटिंग में जितने भी देश थे वो चाइना का विरोध किए हैं और बहुत से देश खुल के भारत के समर्थन में आ गए। चाइना कह रहा था कि इसकी फंडिंग नहीं दी जाए, इसके बावजूद उसको फंडिंग दी गई है, क्योंकि अब पूरी दुनिया चाइना के जो रवैया है उससे वाकिफ हो गई है। देखिए, जो नेपाल बहुत कूद रहे थे, अब इनकी सरकार गिरने वाली है KP शर्मा ओली की, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में खुद विरोध हो रहा है इनकी गलत नीतियों की वजह से। और ये अपनी छवि बचाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत हमारी पार्टी को गिराना चाहता है, भारत नहीं चाहता है कि KP ओली की सरकार रहे। लेकिन इसमें जनता नेपाल की इतनी बेवकूफ नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि टिकटॉक कैसे प्लान कर रहा है दोबारा भारत में एंट्री करने के लिए, और चीनी पनडुब्बियों को रोकने के लिए, उसके टारपीडो को मारने के लिए किस तरह से सक्षम होगा हमारा मारीच एंटी टारपीडो डिकॉय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।